राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ है रोज की तरफ श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, आपका बड़ा स्वागत है। श्रीकांत भाई, एक बात बताइए, यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया चालू है। एसआईआर का मतलब होता है अंग्रेजी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसको हिंदी में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मतदाता सूची होती है उसको साफ करना, सही करना, अपडेट करना। ठीक है। अब जरा सर इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले जरा ना टाइमलाइन देख लेते हैं कि कब यूपी में शुरू हुई है और फाइनल सूची कब जारी होनी है। 28 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ। पहली लिस्ट जो अपडेट हुई वो थी 4 दिसंबर 2025। उसके बाद पहला विस्तार जो उसको मिला एक्सटेंशन वो था 14 दिसंबर तक। फिर एक एक्सटेंशन मिला 26 दिसंबर तक। अब वो जो ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन होना था वो 6 जनवरी को हो चुका है। अब फाइनल सूची जो आनी है उसकी उम्मीद है कि 6 मार्च के आसपास आएगी। अब जरा कुछ प्रमुख आंकड़ों पे और बात कर रहा हूं। ये जो मैंने नोट्स बनाए, मैं आपको नोट्स पढ़ के सुना रहा हूं। मैं वो सुधांशु त्रिवेदी जी जितना मेरा बौद्धिक स्तर नहीं है कि मैं सारे डाटा डेट के साथ मुझे याद रहे। मैंने सर अपने बगल में एक जगह डायरी में लिख रखा, डायरी से पढ़ रहा हूं। कुल मतदाता सूची में 15.44 करोड़ नाम थे। 2.89 करोड़ मतलब 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम हटाए गए। ये टोटल का 18.5% के आसपास हुआ। इसमें जो मुख्य थे वो थे जो मृत मतदाता थे, कुछ डुप्लीकेट नाम थे, कुछ अवैध नाम थे, या कुछ कम और गलत जानकारी वाले थे। 81% लोगों ने मतलब करीब करीब 12.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म वापस किया और सत्यापन में भाग लिया। और बहुत सारे लोग जो भाई शिफ्ट कर गए हैं, दूसरी जगह माइग्रेट कर गए हैं, मर गए हैं, उन लोग के फॉर्म वापस नहीं आए, सत्यापन में उन लोगों ने भाग नहीं लिया। अब श्रीकांत भाई, पिछले दिनों योगी जी ने एक बयान दे दिया था कि 4 करोड़ भाजपा का वोट गायब है। अब उसमें दो थ्योरीज काम कर रही हैं। आज हमको उन दोनों थ्योरीज पे आप जरा इवेल्युएट करके बताइए इस पे क्या सच्चाई है। थ्योरी नंबर 1 ये कहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसलिए 240 पे रुकना पड़ा क्योंकि मोदी जी ने 400 का नारा दे दिया था और भाजपा का वोटर और सपोर्टर, कार्यकर्ता और भाजपा के नेता सब घर तान के चादर सो रहे थे। क्या जब मोदी जी 400 बोले तो 350 तो आ ही जाएगी, हमको कौन चुनाव हराएगा। एक ये उनका कहना कि 4 करोड़ वोटर भाजपा का कटा है, उससे उन्होंने ये कहा है कि नहीं भैया, मतलब वोटर, सपोर्टर, कार्यकर्ता और नेता सब घरों से बाहर आओ, एसआईआर में भाग लो, और चुनावी बिगुल उन्होंने बजा दिया। सर दूसरी है कि ना पूरे का पूरा जो लेफ्ट लिबरांडू प्रेस्या कबाल है, प्रेस्टिट्यूट्स वाला, उन्होंने एक थ्योरी को जन्म दिया है कि योगी जी की चिंता सही है, ये जो 2 करोड़ 90 लाख वोट कटा है ये सारे का सारा भाजपा का वोट है और 2027 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में निपटा के, योगी आदित्यनाथ को भाजपा समेत निपटा के, अमित शाह अपने प्रधानमंत्री पद के दावेदारी को क्लियर कर रहे हैं। और बंगाल में आप देख ही रहे हैं कि अमित शाह किसी को घुसने नहीं दे रहे हैं। बंगाल में अकेले पूरे बंगाल का चुनाव मैनेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि बंगाल जीतकर वो अपनी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को और पुख्ता करेंगे। तो श्रीकांत भाई देखिए, 17 में जब भाजपा जीती थी ना, तब भी अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज बंगाल चुनाव मतलब एक ऐसा प्रदेश जो 20 साल से भाजपा के हाथ से दूर था, वो अमित शाह ने जीत के दिया। इसमें अमित शाह के ऊपर देखिए मुझे कोई संदेह नहीं है कि संगठन में जितना अच्छा काम अमित शाह करते हैं और कोई कर नहीं पाता। लेकिन अब कहीं अमित शाह इस बार बंगाल जीतकर अपनी दावेदारी पुख्ता तो नहीं कर रहे हैं कि जिन प्रदेशों में भाजपा का नाम लेवा नहीं था वो प्रदेश मैंने भाजपा की झोली में दिए। तो श्रीकांत भाई, इन दोनों थ्योरीज पे आपसे बात करूंगा जी। आपको और दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल मैं पहले लास्ट वाली थ्योरी पे आता हूँ। दिल्ली की मीडिया भी ये चला रही है और दिल्ली की मीडिया इस बात को कह रही है कि योगी आदित्यनाथ को दरअसल अमित शाह साइडलाइन करना चाहते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कद देश में नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी व्यक्ति का कद है पूरे देश में तो वह योगी आदित्यनाथ का है। तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो या केरला हो, यानी कि जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, हिंदी नहीं समझी जाती,
वहां पर योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड है। और योगी आदित्यनाथ को जो मॉडल है बुलडोजर वाला और जो त्वरित न्याय वाला है त्वरित न्याय वाला जो बुलडोजर है और अनअपोलिटिकल हिंदू, या फिर कहा जाए कि अनअपॉलिटिकल, या फिर कहा जाए पॉलिटिकल करेक्टनेस वाले फसाद में योगी आदित्यनाथ नहीं पड़ते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ दरअसल राजनेता नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ राजनेता होते तो आपको पता है कि प्रयागराज में है ना गुड्डू, आखिर गुड्डू कहाँ गया, तो वो कहते-कहते जिसको लग गया था ना, वो व्यक्ति जिंदा होता। आजमगढ़ में बहुत सारी चीजें होती और गाजीपुर में जो कुछ हुआ, वो व्यक्ति नहीं मरता। मुख्तार से लेकर अंसारी और न जाने क्या-क्या बहुत सारे, उसमें दुबे भाई जी भी हैं एक, जो भाग गए थे और उन्होंने पुलिस वालों को मारा था। तो दरअसल ये उनका माइनस पॉइंट है कि दरअसल वो राजनेता नहीं है। राजनेता होते तो मुद्दों को वो जिंदा रखते, और यही उनका प्लस पॉइंट है कि वो राजनेता नहीं है, इसीलिए वो सीधी सपाट और क्लियर बात कर भी पाते हैं। ठीक है? तो अमित शाह की ये, और दूसरा ये है कि योगी आदित्यनाथ को और एसआईआर करवा कौन रहा है चुनाव आयोग? एसआईआर करवाने का डेटा और कार्यबल और पैसा और कहा जाए कि संसाधन कौन मुहैया करवा रहा है? होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री अगर इस संसाधनों को मुहैया करवा रही है और होम मिनिस्ट्री चाहती है कि योगी आदित्यनाथ या फिर अमित शाह चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जाए, और योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव 27 में हार जाते हैं, तो सीधी बात है कि वो 2029 के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2029 का चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर नरेंद्र मोदी के बाद जो योगी आदित्यनाथ का नाम लेने वाले लोग थे, या फिर योगी आदित्यनाथ में भविष्य का प्रधानमंत्री देखने वाले लोग थे, सत्ता का हस्तांतरण नरेंद्र मोदी से अमित शाह के हाथों में बिल्कुल क्लियर कट आ जाएगा। ये थ्योरी दिल्ली में चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी थ्योरी में आज आज मैं, क्योंकि दिल्ली बीजेपी वो क्या कहते हैं, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय था, और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में मैंने योगी आदित्यनाथ का ऑरा देखा था। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ऐसा लगा कि दिल्ली वाले बीजेपी के मुख्यालय में मतलब भगदड़ सी मच गई। जैसे ऐसा होता है ना कि बहुत सारे हिरण है और हिरणों के बीच एक शेर आ जाता है। उसके बाद वो भगदड़ और पत्रकारों की लाइन, और पत्रकार उनसे बाइट लेना चाहते थे, विजुअल बनाना चाहते थे। बहुत सारे जो सेटिंग और डेटिंग वाले पत्रकार है वो मिलना चाह रहे, तो पूरा भाग-दौड़, बहुत गजब बवाल। तो दिल्ली में योगी आते हैं, योगी मिलते हैं, और योगी यूपी सदन रुकते हैं, अभी भी यूपी सदन है योगी दरअसल। यूपी सदन रुकते हैं, मीटिंग्स का दौर चलता है, नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। नरेंद्र मोदी और उनके बीच बहुत बेहतरीन बातचीत होती है, 2027 को लेकर होती है। और इस बीच इस आंकड़े पर गौर कीजिए कि तकरीबन डेटा 3 करोड़ के आसपास का डेटा एसआईआर में माइनस जा रहा है। उसमें बहुत सारे मृतक हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, जिसमें ड्यूल वोटर्स भी हैं, जिनके 2 जगह नाम भी हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे मतदाता हैं, जो उत्तर प्रदेश छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। 84 का लाख ऐसे मतदाता हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। ड्यूल वोटर्स भी हैं, और बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने 2002 में वो उत्तर प्रदेश के मतदाता नहीं थे। दरअसल ये थ्योरी चल रही है, और दरअसल निशाना लगाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ पर, और कंधे पर बंदूक है अमित शाह की। अमित शाह के नाम से योगी को निपटाना चाहते हैं। दरअसल योगी आंखों की किरकिरी भी है, आंखों का काजल भी है, और आंखों का दर्द भी है। और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में बीजेपी और बीजेपी से अलग, या फिर कहा जाए कि बहुत बड़े पैमाने पर योगी आदित्यनाथ के प्रशंसक भी है और उनके धुर विरोधी भी है। और इसमें मानने में कोई दो राय नहीं है कि उनके प्रशंसक सबसे ज्यादा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ऐसी लकीर खींच रहे हैं जिसके आसपास कोई भटक भी नहीं रहा है। अब मैं जरा एक ये जो रूमर चल रहा है इसको बस्ट करता हूं। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम किसने टॉस किया था? अमित शाह ने, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते थे कि वो आपके गाजीपुर वाले बन जाए सीएम। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? सर, वैसे मेरे पास एक संघ के बहुत बड़े पदाधिकारी का उस वक्त पिताजी के पास इनपुट था कि
संघ का काम था। अमित शाह और मोदी दोनों तो चाहते थे कि मनोज सिन्हा ही बने। नहीं, मुझे बताइए, जब अमित शाह गाजीपुर के राजनाथ, आगे फंस गए थे, इसमें ठीक है। राजनाथ सिंह का भी नाम आता है कि राजनाथ सिंह ने संघ को ये किया था, कन्विंस की। नहीं तो होम मिनिस्ट्री छोड़कर राजनाथ सिंह, अच्छा ठीक है, राजनाथ सिंह का नाम आ रहा था, ठीक है, उन्होंने कन्विंस किया। आपको पता है कि गाजीपुर में अमित शाह 2014 के चुनाव में घिर गए थे, उन पर पत्थरबाजी हो रही थी, मारने की कोशिश हो रही थी अमित शाह को, सर मैं समाजवादी वही गुंडे था, मारने की कोशिश कर रहे थे। सर हाँ, मैं वही था, मैं वही था। हाँ, तो वहां उनको रेस्क्यू किसने कराया? उत्तर प्रदेश पुलिस ने करवाया, या गृह मंत्रालय, सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस आई थी, बीएसएफ आई थी, पैरामिलिट्री आई थी, आर्म फोर्सेस आई थी? कौन, किसने उनको वहां से रेस्क्यू करवाया? नन्हे भाई, कौन सर बचाया? सर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह, मनोज सिन्हा आज भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बहुत ही मतलब करीबी ब्लू हैं। आई और बॉय है वो। हाँ, एकदम। उसके बहुत सारे कारण है, मैं आपको उसमें एक बड़ा छोटा सा एक कारण बताऊं। हाँ, भाई, मनोज सिन्हा जिन दिनों सांसद हुआ करते थे और अटल जी की सरकार थी, हम्म, तो अब देखिए ये वेरीफाइड चीजें तो है नहीं, अब कौन जानता है इसको नहीं पता, लेकिन एक स्टोरी गाजीपुर में चलती है कि उन दिनों नरेंद्र मोदी के पास कोई पद नहीं होता था जब ये सांसद होते थे। तो नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आते थे तो वो गुजरात भवन ना रुक के मनोज सिन्हा के पास रुकना चाहते थे, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड संघ का है। ऐसा एक थ्योरी चलती है हमारे केशु गाजीपुर भाई जिले। पटेल के घर पे, केशु भाई पटेल के घर पे, केशु भाई पटेल के घर पे, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 8 से 9 साल काटा है। और अगर मैं बताऊंगा नरेंद्र मोदी ने अपना ज्यादातर समय कहाँ काटा है और कैसे काटा है, किन बीजेपी के नेताओं क्या रहते थे, कहाँ उनको सर्वेंट क्वार्टर्स में वो रहते थे, कपड़े खुद धोते थे, हाँ, हाँ, वो अलग विषय है, खैर। जी। लेकिन लेकिन ये थ्योरी बिल्कुल बोकस है और वाहियात है, क्योंकि अगर आप 2024 के बाद आप 26 आ गया साहब, मुझे बताइए कि हर एक बिल पर, हर एक मुद्दे पर संसद में लीड कौन कर रहा है? सरकार कौन चला रहा है? अमित शाह। तो जी। प्रधानमंत्री का सारा काम अमित शाह कर रहे हैं, राष्ट्र पार्टी का सारा काम अमित शाह कर रहे हैं, सरकार चलाने का काम अमित शाह कर रहे हैं, विधेयक लाने का, बिल पास कराने का, सरकार बनाने का, चुनाव प्रबंधन देखने का, सीएम राहुल के चुनाव का, राहुल गांधी राहुल को की निंदा, बजाने का। राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को उनकी औकात दिखाने का, राहुल गांधी पे सवाल उठाने का। देखिए सर, मैं एक हाँ, बात बताऊं, मैं सारा काम अमित शाह एकदम कर इस रहे हैं ना। बात को श्रीकांत हाँ, भाई मानता हूं कि हाँ, आज भी अमित शाह मोदी के बाद देश में सबसे काबिल नेता है। सबसे सीनियर तो नहीं है, उनसे राजनाथ सिंह हाँ, बहुत सीनियर हैं, राजनाथ सिंह तो मोदी जी से भी सीनियर हैं, लेकिन आज लेकिन वो देश तीन में की जो संग सबसे, आयु नहीं है ना। जो मुझे लगता है कि जो सबसे काबिल नेता है वो हाँ। अमित शाह है। और अमित शाह प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। देखिए, यहाँ गच्छा मार गए गुरु, यहाँ गच्छा मार गए आप। अरे होम मिनिस्ट्री नहीं मेरी देखा, बात, आपकी मेरी ये पूरी, वीडियो होम मिनिस्ट्री नहीं देख रही है, बोल लीजिए। अरे सर मेरी ऐसा कुछ नहीं सर, मेरा जो मेरा मेरा पता क्या कहना है कि योगी जी को आज भी संगठन का कुछ नहीं पता है। देखिए, मैं 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 बाबा को टैग करूंगा इसमें, बाबा को टैग करूंगा, नहीं, जानने की है। अगर तो हाँ, योगी जी, देखिए मैं पता है क्यों चाहता हूं कि योगी जी कम से कम हाँ, 2037 तक उत्तर प्रदेश में रहे, हाँ, वो कि तो सर एक तो इन रहेंगे। समाजवादियों से छुटकारा। सर आप बनारस के हैं, मैं मुगल सराय में नौकरी करता हूं, रेलवे में हूं और गाजीपुर का रहने वाला हूं। सर आज से 15 साल पहले बनारस, गाजीपुर, मुगल सराय के जो हालात थे वो आपको याद है? पता है मुझे, बहुत बेहतर पता आज, है। और आज से 10 साल बाद, हम्म। आज से 10 साल बाद बनारस और उसके आसपास के जिलों का क्या हम आप वो फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं? तो है। तो सर मैं चाहता हूं कि बना जो उत्तर प्रदेश के गुंडा राज को खत्म किया योगी जी ने, ऑर्गेनाइज क्राइम को, सर मैं चाहता हूं कि हाँ, अभी कम से कम 10 साल और योगी जी उत्तर प्रदेश की सेवा करें। तो वही कम मैं से आपको कम, बताने जा रहा हूं महाराज। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कह दिया कि मुझे दिल्ली आने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना मेरी हाँ, जरूरत है, यस, और ना यस। मैं ऐसे सपने पालता हूं। अब मैं, तो आपकी थ्योरी, सेकंड वाली थ्योरी यही गलत हो जाती है। उन्होंने अमित शाह को नहीं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को, संघ को, सबको कह दिया कि अभी मैं यूपी ही रहना चाहता हूं।
जी। मुझे यूपी से ही मैं मतलब है। आप भले मेरे खिलाफ या फिर मेरे साथ में कितना भी प्रोपेगेंडा करें, मुझे दिल्ली असर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में ही अभी सुखी हूँ, खुश हूँ और मुझे दिल्ली सर की लालसा नहीं है। और सर अमित शाह आप भी इस बात को जानते हैं। सर हाँ, आपने आपने अपनी बात से मेरी उस थ्योरी को एकदम सही साबित कर दिया कि ये जो हाँ, लेफ्ट लिबरल कबाल जो वो एक थ्योरी चला रहा है कि अमित शाह निपटाना चाहते हैं योगी को, वो शरेआम एक झूठ है। और वो जानबूझ के वोटरों में मतलब भाजपा के ही वोटर आपस में बट जाए, उसकी एक वो थ्योरी है। अब मैं आता हूं अपने दूसरे सवाल पे। वो जी, सवाल भी सर बड़ा इंपॉर्टेंट है। योगी वो जो मेरा पहला सवाल था कि योगी जी ने वो जो कहा ना कि भैया वो जो 4 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ 90 लाख वोट कटा है, वो हाँ, भाजपा का वोट कटा। इसका मतलब है कि सर योगी जी भाजपा के पूरे कैडर को, वो चाहे वोटर हो, सपोर्टर हो, नेता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, उन सब को अब योगी जी ने जगाने का काम शुरू कर दिया है। क्योंकि चुनाव में सर मात्र 1 साल रह गया है, मात्र 1 साल। हाँ, और उत्तर प्रदेश कोई दिल्ली जैसा चुनाव नहीं है सर ना कि 4 जिले का चुनाव है। सर उत्तर प्रदेश का चुनाव है, एड़ी 14 जिले चोटी हैं का दिल्ली जोर लगेगा। सर दिल्ली पहलवानी में में एक 14 बात जिले कही जाती है, हैं। नहीं नहीं सर पहलवानी में एक सर बड़ा बड़ा एक बात नहीं है सर, ये सच्चाई है। हाँ, जिस दिन सर पैर के तलवों में दर्द हो जाए ना, हाँ, उस दिन समझ जाइए कि हाँ, एड़ी से ले चोटी से लेके एड़ी तक का पसीना निकला। सर कुश्ती में कभी कभी ऐसी कुश्ती हो जाती है कि पैरों में से आग निकलती है। मेरे साथ जीवन में 1 या 2 बार हुआ है बस। जब ये था कि बस जल्दी से पैर में से जूता खोल दो, लग रहा था कि पैर जल जाएंगे, तलवे जल जाएंगे। सर उत्तर प्रदेश का चुनाव वही कुश्ती है जिसमें सर चोटी से लेके एड़ी तक का पसीना निकलेगा। सर एक कुश्ती में एक और बात कही जाती है, जिस छेद से हम लोग निपटान करते हैं ना, उस हाँ, छेद पे भी पसीना आ जाए, समझ जाओ बेटा कि आज जोर लगा है। हाँ। सर उत्तर प्रदेश का चुनाव वही चुनाव है कि आपके पृष्ठभाग के उन हर ग्रंथियों का पसीना निकलेगा। सर उत्तर प्रदेश है ये कोई बंगाल महाराष्ट्र नहीं है सर, ये उत्तर प्रदेश है। हाँ। तो ये मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह को अपनी सीट की दिक्कत नहीं, उनको पता है कि 29 का चुनाव मोदी लड़ेंगे, सत्ता में आएंगे और सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा। और दूसरी तरीके से देखिए, मेरी संघ नहीं या फिर संघ कहिए या फिर बीजेपी में अपनी सेवा देने वाले इस वक्त जो बीजेपी का बहुत बड़ा नाम है और बहुत बेहतर काम करते हैं, उनके साथ मेरी तकरीबन 1 महीने पहले वैसे ही चाय पर चर्चा हो रही थी और हमने 40-45 मिनट बात की। और बीजेपी और संघ की 3 पत्रिकाएँ निकलती हैं और तीनों पत्रिकाओं का बहुत सारा काम वो देखते हैं। नाम लेना ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अमित शाह का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और प्रधानमंत्री के तौर पर ये अमित शाह उतने बेहतर एक्टिव नहीं रह पाएँगे। होम मिनिस्टर के तौर पर देखिए, एक बढ़िया प्रबंधक, अच्छा कुशल शासक हो, ये ज़रूरी नहीं है। और एक अच्छा कुशल शासक, अच्छा प्रबंधक हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। बालाराव देवरस बीजेपी को बेहतर सँभालते थे? नहीं, वो आरएसएस को बेहतर सँभालते थे। लेकिन जब बीजेपी की बात आती थी तो वो साहब हाथ जोड़कर चले जाते थे। तो ज़मीनी प्रबंधन करना, पार्टी का प्रबंधन करना, पैसे निकाल कर लाना, अब प्रमोद महाजन थे, वो पार्टी का प्रबंधन बहुत बेहतर करते थे। अलग-अलग पार्टी के साथ चीज़ों को बहुत बेहतर जोड़ते थे, पैसा प्रबंधन बहुत बढ़िया करते थे। लेकिन पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर वो काम नहीं कर पाते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी का अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी भी नहीं बन सकते और पार्टी तो नरेंद्र मोदी भी नहीं चला सकते। मैं आपको सीधी क्लियर कट बात बोलूं, क्योंकि कार्यकर्ता के बाद क्षेत्र, राज्य के बाद तमाम राज्य, कहा क्या कैसे क्या, क्योंकि ये 24x7 काम है पार्टी का प्रबंधन करना। ये सरोकार का मतलब नहीं है, लेकिन सरकार का सरोकार मतलब रखता है। सरकार यानी कि गवर्नेंस, आप समझिए ना। तो नरेंद्र मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह उतने बेहतर प्रधानमंत्री नहीं हो पाएंगे, वो अच्छे कुशल राजनेता हैं,
प्रबंधक बहुत बेहतर है, मैनेज बहुत बेहतर करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी कुछ समस्याएं हैं। खैर बहरहाल, मुद्दे पर आता हूं मैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अमित शाह भले कुछ दिनों के लिए या एक टर्म के लिए या 4 साल के लिए या 2.5 साल के लिए प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन अमित शाह के मुखौटे या अमित शाह के चेहरे पर प्रधानमंत्री पद का चुनाव हो सकता है क्या? या अमित शाह की पैन इंडिया इतनी बड़ी अपील है बीजेपी को, बीजेपी के कोर वोटर्स को छोड़कर, मैं तो कहता हूं कोर वोटर्स भी अमित शाह और को प्रधानमंत्री के लिए नहीं ये वोट देंगे, ऐसी बात है। ये एक लेकिन चिंता का विषय है, ये एक हाँ, चिंता का विषय पर एक मास अपील जो नरेंद्र मोदी के पास है उससे थोड़ी कम, लेकिन एक मास वही अपील, क्योंकि शासक के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपने आप को इस साल स्थापित किया, तो प्रधानमंत्री के तौर पर उनको वोट मिला। तो योगी जब अपने आप को 15-20 साल स्थापित कर लेंगे, तो उनका पैन इंडिया एक बड़े पैमाने पर, एक बहुत बड़े तौर पर उनकी एक अपील है, उनका एक मास मैसेंजर है वो। और मैं सीधे तौर पर कहूं तो योगी भविष्य के नेता है, वर्तमान के, अच्छा, फिलर समझते हैं आप? फिलर, फिलर जैसे कि फिलर एक सीन से दूसरे सीन तक जाने के लिए जो स्विच होता था, टीवी की भाषा में कहे, एक स्विच से एक सीन से दूसरे सीन में जाने के लिए 1940 और 1950 की फिल्मों में क्या होता था, सीन खत्म होने के बाद स्क्रीन वो ब्लैक हो जाता था, ऐसे ऐसे ब्लैक हो जाता था, ठीक। और जब दूसरा सीन होता था तो वो स्क्रीन वापस व्हाइट होता था और वहां से वो अभिनय स्टार्ट होता था। तो वो स्विच करता है एक सीन से दूसरे सीन तक। वैसे ही अमित शाह वो स्विचर्स हैं, वो कुछ समय तक हो सकते हैं, प्रधानमंत्री का पद उनको दिया जा सकता है, लेकिन अर्जित करने वाला मास लेवल पे चुनाव लड़कर और प्रधानमंत्री के तौर पर अमित शाह भी ये जानते हैं। और वो किसी खुशफहमी में या गलतफहमी में या किसी ड्रीम्स में नहीं जी रहे हैं, दिव्य स्वप्न में नहीं जी रहे हैं। उनको भी पता है कि प्रधानमंत्री के लिए वो फेस नहीं है। प्रधानमंत्री काल वो संभाल सकते हैं, सरकार बेहतर संभाल सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई फेस है, तो वो योगी आदित्यनाथ का है। और हर बार इस बात को साबित साबित हुआ है, लेकिन आज बीजेपी ऑफिस में फिर से इस बात को साबित किया गया। और तमाम लेफ्ट प्रोपेगेंडा को साइडलाइन कीजिए, और 2 करोड़ 79 लाख जो वोट कटे हैं, उस पर एक अलग वीडियो बनेगा। उस पर जिले के हिसाब से डेटा निकालने दीजिए, है ना? महज लफाजी, क्योंकि बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी में हम लोग महज लफाजी नहीं करते हैं, है ना? शब्दों का जाल नहीं बुनते हैं। वो डेटा टू डेटा शहर के हिसाब से, कमिश्नरेट के हिसाब से हम आपको बताएंगे कहाँ कितना वोट कटा है और कितना वोट किसका कटा है, और उसमें गोल टोपी कितना है, और अलग राज्य में जाकर बसने वाले कितने हैं, ड्यूल वोटर्स कितने हैं और मृतक कितने हैं, क्योंकि आधार का भी डेटा निकाल रहे हैं हम लोग। तो बहुत जल्दी इस वीडियो को बनाएंगे और डेटा सहित वीडियो बनाएंगे। और अपने दर्शक जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता दूं कि 15 जनवरी से मकर संक्रांति है ना, तो जी। मकर संक्रांति से हम रोज स्लो जिंदगी पे रात रात के 10 बजे लाइव आएंगे। अलग अलग मुद्दों पर मैं और नन्हे पहलवान बात करेंगे, लेकिन उससे बड़ा हमारा टॉपिक हो रात के 10 बजे, जो तमाम दर्शक है उनके हर एक सवाल का जवाब देंगे। भले वो वीडियो ढाई ढाई क्या नहीं कहते हैं, सिकंदर, घंटे खटे उसका या फॉर्मेट आधे क्या घंटे खटे, रखना है, ठीक है। उसका फॉर्मेट ही हाँ, रख देना है, सवाल जवाब। सवाल भैया जवाब। आप आइए, हमसे सवाल पूछिए, हमसे जवाब दीजिए। हाँ, तो आपको श्रीकांत जवाब भाई, देंगे। श्रीकांत भाई बहुत धन्यवाद ठीक है। आपका। आपने एकदम क्लियर कर दिया कि अभी योगी जी 10 साल उत्तर प्रदेश की सेवा करेंगे। जी। अमित शाह अब उतना बड़ा चेहरा साबित हो ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि योगी जी अपने बड़े भाई अमित शाह के लिए कैंपेन करेंगे, चेहरा चाहे कंपेन कोई करें। हो। हाँ, लेकिन अपने बड़े भाई को उस गद्दी तक पहुंचाएंगे जिसके वो हकदार हैं। उस आदमी ने सर सर देखिए एक बात बताऊं, कुछ भी कहिए सर, अमित शाह ने जो कार्य किया है सर एज संगठन के लिए, सर सबके बस की बात नहीं है। ठीक है।
चलिए श्रीकांत भाई, चलिए बहुत हम धन्यवाद आपका। किसी दिन हम इस पे डिबेट ही करेंगे, अमित शाह का योगदान बीजेपी के लिए और योगी का योगदान यूपी में बीजेपी के लिए, इस पे किसी दिन जी बात ही करेंगे। जरूर जरूर तब जरूर, तक के लिए धन्यवाद आपका। जय श्री राम। वंदे मातरम।